हेलो बच्चों, मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और आप सभी आज मेरे साथ में फन विद फिज़िक्स यूट्यूब चैनल पर फिज़िक्स के टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि इस डिस्कशन के अंदर बोलने वाला मैं ही हूं। ओके ऑलराइट, तो अपन ने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया वो बहुत छोटा सा वीडियो बना था। हालांकि मैं उस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना चाहता था, लेकिन कुछ डिस्टर्बेंस के कारण मुझे वो वीडियो बीच में रोकना पड़ा। खैर ये सही भी हुआ, इससे जो गाउस का जो नियम है, चुंबकत्व संबंधी गाउस का जो नियम है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। उस नियम का बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों यही था कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर या फिर जब हम किसी चुंबक की बात करते हैं तो उसमें एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं हो सकता। दूसरा ये बात और ध्यान में रखें, जब आप लिख रहे हैं समाकलन B.ds बराबर 0, यही तो है गाउस का नियम, ठीक है। तो बंद पृष्ठ के लिए वो ये बताता है कि जितना फ्लक्स पृष्ठ में आ रहा है उतना ही फ्लक्स पृष्ठ से बाहर भी जा रहा है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो गाउस का नियम ये भी कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में निर्गत फ्लक्स का मान निवेशी फ्लक्स के बराबर होता है। अतः नेट चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। ये इम्पोर्टेंट बात था। चलिए, अब जो अपन डिस्कस करने वाले हैं बच्चों आज, वो है बहुत छोटा सा पार्ट है। देखा जाए तो ये हम पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे, चुंबकीय पदार्थों के बारे में। ऐसा नहीं है कि चुंबकीय पदार्थ आपने पढ़े नहीं है, आपने 11th में मेरे हिसाब से पढ़ रखे हैं, या फिर शायद 12th के कोर्स में हो चुंबकीय पदार्थ। शायद केमिस्ट्री के अंदर ये 5 तरीके के दिए हुए हैं, लेकिन अपन फिज़िक्स के पर्पज़ से सिर्फ 3 तरीके के चुंबकीय पदार्थों को पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? पहला है बच्चों प्रतिचुंबकीय, दूसरा अनुचुंबकीय और तीसरा लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। अब हमें कैसे पता चले कि कौन सा पदार्थ कैसा है? तो हम बिहेवियर को देखते हैं, उनके व्यवहार को देखते हैं, उनके गुणों को देख करके ये बताते हैं। चलिए, तो मैं आज आपको वो बता देता हूँ। तो हम पढ़ रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थों का व्यवहार। टॉपिक क्या है हमारे पास में? चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थों का व्यवहार, द बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, देखिए किस तरीके से काम करेंगे। तो सबसे पहले हम चुंबकीय क्षेत्र बताएं कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनाया हमने। तो बच्चों, मैं परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र की बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके लिए हम परिनालिका का उपयोग कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि सर परिनालिका तो आपने समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लिए यूज़ किया था, तो फिर यहाँ पर ऐसा क्यों करने की कोशिश कर रहे हो? तो बच्चों, थोड़ा सा अगर हम समझें परिनालिका, ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन सी युक्ति का उपयोग किया जाता है, आपका आंसर परिनालिका ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान एवं प्रबल होता है। तो ऐसा बहुत सारे फेरों वाली एक परिनालिका हमारे पास में, ठीक है। तो ये आप ऐसा लूपिंग मान सकते हैं, ऐसे परिनालिका होगी। और आपको पता होगा बच्चों कि अगर परिनालिका में n फेरे हैं तो परिनालिका के किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? 1/2 μ0 स्मॉल n × I। ये शायद पता होगा। और ये परिनालिका का अक्ष मालूम है, धारा ऐसे जा रही है। तो अगर ये अक्ष है तो इस अक्ष के केंद्र बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र होता है μ0 NI। इसका मतलब ये है कि जब हम यहाँ से इस तरफ आ रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, और हम बोलते हैं कि बीचों बीच चुंबकीय क्षेत्र जो है वो एक समान होता है और प्रबल होता है, ठीक। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अपेक्षाकृत कम है, जबकि बीच में आते आते चुंबकीय क्षेत्र बहुत बढ़ जा रहा है, ठीक है। जस्ट दुगना ही हो गया है, ये हमें पता है। चलिए, अब हमने क्या किया, हमने अलग अलग तरीके के पदार्थ लिए। सबसे पहले हम इस तरफ एक स्केल को बना देते हैं, और आप ऐसा अपने लॉजिक के लिए समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर उस स्केल में 0 है तो
तो फिर ऐसा 1 2 3 4 और इस तरीके से कुछ ऐसा होगा, 1 2 3 4 आगे की ओर जाएगा। और इस तरफ अगर हम चलेंगे तो हमें -1 -2, जैसा भी आप स्केल को रखना चाहें, या -3, ये हमने हमारी सुविधा के लिए किया है ताकि हमें समझ में आ सके। आप चाहें तो 0 की रीडिंग यहाँ से चालू करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 2 3 4 5 6 ऊपर लेकर के चलो, उसमें कोई इशू नहीं है। ये सिर्फ हमारा लॉजिक है, हम देखना चाहते हैं। फिर हमने क्या किया बच्चों, एक स्प्रिंग ली और उसके एक सिरे को दृढ़ आधार से जोड़ देना है। फिर ये एक स्प्रिंग मान लीजिए आप, ठीक है। और इस स्प्रिंग के दूसरे सिरे से हमने जिस पदार्थ के बारे में डिस्कस करना है या जिस पदार्थ के व्यवहार को समझना है या व्यवहार के अनुसार जिसको नाम देना है, उस पदार्थ को हमने लटका दिया। तो ये वो पदार्थ है, ठीक है, उसका एक ब्लॉक हमने ले लिया। तो ये स्प्रिंग हो गई और ये वो पदार्थ हो गया। इस स्प्रिंग के इस निम्नतम छोर से हमने ऐसा यूँ, आप मान लीजिए कि ये ऐसा एरो लगा दिया, ठीक है। और शुरुआत में शायद ये 1 पे होगा, वैसे तो 0 पे अपन को स्टेबल करना चाहिए। अभी मेरे वाले पे 1 पे आ रहा है। चलिए, तो हमने देखा, समझना इस चीज़ को एक बार के लिए बच्चों, बहुत सिंपल सा है। देखिए, हमने देखा कि कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिन्हें परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ से लेकर यहाँ तक का चुंबकीय क्षेत्र हम परिवर्ती मान रहे हैं, जिन्हें परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर बहुत तेजी से अंदर की ओर जाते हैं। मतलब दुर्बल से प्रबल की ओर बहुत तेजी से, मतलब ये अंदर की ओर बहुत तेजी से जा रहा है। ऐसे पदार्थ होते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो कि दुर्बल से प्रबल की ओर जाते तो हैं, लेकिन ज़्यादा तेजी से नहीं जाते, मतलब उनके ऊपर लगने वाला बल थोड़ा सा कम होता है। और कुछ पदार्थ आप ऐसे देखोगे जो कि नीचे वेट के कारण तो आ जाते हैं, लेकिन फिर झटके से कहाँ की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर उठ जाते हैं। मतलब प्रबल से कहाँ की ओर जाते हैं, दुर्बल की ओर जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से 3 पदार्थों को कैटेगराइज किया गया। सबसे पहला पदार्थ क्या बच्चों, तो सबसे पहला पदार्थ अगर हम देखेंगे तो हम बोलते हैं कि कुछ पदार्थ, और उन पदार्थों का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, जैसे आप लिख सकते हैं लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ठीक है। ऐसे होते हैं जो दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर अधिक बल के साथ में खिंचते हैं। इसका मतलब बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र के में वो आकर्षित हो रहे हैं या प्रतिकर्षित हो रहे हैं। तो अब गौर करो, अगर कोई दुर्बल से प्रबल की ओर जा रहा है तो मतलब चुंबकीय क्षेत्र उसे अपनी ओर खींच रहा है, इसका मतलब आकर्षित हो रहे हैं, ठीक। तो हम कह सकते हैं ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता से आकर्षित होते हैं। ठीक है, ये पहले तरीके का पदार्थ था। फिर दूसरा पदार्थ भी मैंने आपको ऐसे बताया था कि वो नीचे की ओर जा रहा है, दुर्बल से प्रबल की ओर जा रहा है, लेकिन इस बार उस पे लगने वाला बल जो है वो इतना ज़्यादा प्रबल नहीं है जितना कि इस वाले में था, ऊपर वाले में था, ठीक है। तो कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं। कुछ पदार्थ, इसका अगर हम एग्जाम्पल दें तो आप एल्यूमिनियम मान सकते हैं,
सोडियम मान सकते हैं, ऑक्सीजन मान सकते हैं। ऐसे होते हैं जो दुर्बल से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन उन पर लगने वाला बल दुर्बल होता है। इसका मतलब वो धीरे धीरे कहाँ की ओर जाएंगे, अंदर की ओर जाएंगे इस परिनालिका में, ठीक है। और तीसरे तरीके के क्या बताया था मैंने आपको, जो कहाँ से कहाँ की ओर जाएं, प्रबल से दुर्बल की ओर जाएं। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र से वो क्या होने चाहिए, आकर्षित या प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित। चुंबकीय क्षेत्र से देखा जाए तो वो बाहर की ओर फेंक रहे हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कुछ पदार्थ, और उन पदार्थों का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, ऐसे भी हैं, हाँ, जैसे सोना चांदी च्यवनप्राश बोल रहे थे ना अपन, सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, ये ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थ हैं जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करते हैं। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। इस तरीके से ये तीन पदार्थ हमें मिले। सबसे पहला वाला पदार्थ बच्चों, जो कि जिस पे लगने वाला चुंबकीय बल बहुत ज़्यादा था और बहुत तेजी से आकर्षित हो रहा था, इस वाले पदार्थ को बोला जाता है बच्चों लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इन पे लगने वाला चुंबकीय बल बहुत प्रबल होता है, और अगर इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए ना बच्चों, तो फिर कुछ समय पश्चात ही स्वयं ही चुंबक की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यदि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट बनानी हो, विद्युत चुंबक बनानी हो, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन से पदार्थों का उपयोग किया जाना चाहिए, लोह चुंबकीय पदार्थों का उपयोग किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह आसानी से फिर चुंबक का गुण प्रदर्शित करने लगते हैं, ठीक है। फिर दूसरे वाले भी आकर्षित हो रहे थे, लेकिन इन पे लगने वाला जो बल था वो क्या था, दुर्बल था, कम बल से आकर्षित हो रहे थे। इन्हें बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। इन्हें कौन से पदार्थ बोलते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। और अनुचुंबकीय पदार्थ को अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों पैरामैग्नेटिक, ठीक है। फिर तीसरे तरीके के पदार्थ जो प्रतिकर्षित हो रहे थे, प्रतिकर्षित होने वाले पदार्थों को बोला जाता है बच्चों डायमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीन पदार्थ हैं। इन तीनों पदार्थों को हम बहुत अच्छे से डिस्कस भी करेंगे, आप चिंता न करें, इनका डिस्कशन बहुत लंबा चौड़ा है, तो वो अच्छे से किया जाएगा। और मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम पर्पस में बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, जिससे आप आसानी से इनमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। उससे पहले हम कुछ चीज़ समझेंगे, हम कुछ डेफिनेशन को समझेंगे, जिससे ये वाले पदार्थों के बीच में डिफ्रेंशिएट किया जा सके। तो चुंबकीय क्षेत्र में जिन डेफिनेशन का, जिन परिभाषाओं का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, या फिर जो आपको हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए, उन डेफिनेशन को आज हम पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो पदार्थों को डिस्कस कर लेते हैं, सॉरी पदार्थ नहीं,
पदार्थ को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम परिभाषाओं को डिस्कस करते हैं। देखिए, तो सबसे पहली परिभाषा, ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं। सबसे पहली परिभाषा जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है चुंबकन की तीव्रता। अब ये चुंबकन की तीव्रता मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये क्या चीज़ है बच्चों? चलिए मैं आपको विद्युत क्षेत्र से बताता हूँ। आपने विद्युत द्विध्रुव तो पढ़ रखे हैं, है ना? आपने कुछ ऐसे पदार्थ पढ़ रखे हैं, समझना इस चीज़ को, जिनमें द्विध्रुव होते हैं, ठीक है। और इन द्विध्रुव की क्या खास बात है? मैं विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, पहले उससे समझिएगा। तो कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनमें आप कहते हैं कि इनके अंदर प्लस और माइनस होता है, मतलब द्विध्रुव तो हैं यही, लेकिन ये यादृच्छिक रूप से वितरित रहते हैं। ऐसा मान सकते हैं आप, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति है। फिर तो इस तरीके के पदार्थों में जब हम देखते हैं तो हमें मिलता है कि द्विध्रुव आघूर्ण जो है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में कितना होता है? 0 होता है। लेकिन जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, ऐसा अगर विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाए तो हमें पता चलता है कि ये अपने आप को विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या कर लेते हैं? व्यवस्थित कर लेते हैं। अब व्यवस्थित कर लेते हैं तो क्या होता है बच्चों? इनके पास में अब क्या इनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 है? आंसर है नहीं। अब द्विध्रुव आघूर्ण की भी खुद की एक दिशा है। द्विध्रुव आघूर्ण कहाँ से कहाँ की ओर काम करता है? हम बोलते हैं कि द्विध्रुव के ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर। और हमें ये देखने को मिलता है कि द्विध्रुव जो है वो स्वयं को विद्युत क्षेत्र के अनुदिश संरेखित कर लेता है। इस केस के अंदर उनमें क्या उत्पन्न होता है? आंसर है परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। पहले 0 था, अब कुछ ना कुछ हो गया, ठीक। और ये परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण जो इसमें उत्पन्न हुआ वो इसके आयतन में ही होगा, क्योंकि वो अंदर है द्विध्रुव, ठीक। तो अब यहाँ पर सेम चीज अप्लाई करो, ठीक है। यहाँ पर भी विभिन्न चुंबकीय पदार्थ बच्चों ऐसे हैं जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनमें ये जो द्विध्रुव है ना, इनके चुंबकीय द्विध्रुव N और S पोल, वो क्या होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के अकॉर्डिंग अपने आप को संरेखित करने का प्रयास करते हैं, जिससे उनमें जो पहले चुंबकीय आघूर्ण 0 था या कम था, अब वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसका मतलब है उनमें क्या हुआ? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ। और उनके एकांक आयतन में जितना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं? चुंबकन की तीव्रता। देखिए बात को समझिए, हम क्या बोल रहे हैं? हमारे पास में पदार्थ है, पदार्थ को किस में रखा? आंसर है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्या हुआ? तो हम बोलते हैं कि पदार्थ ने अपने आप को संरेखित करने का प्रयास किया, इस कारण उसके अंदर क्या उत्पन्न हुआ? नेट चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ। चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ और उसके एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण को तो इससे प्रदर्शित करते हैं, उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को ही क्या कहते हैं बच्चों? चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। बहुत सिंपल सा है ना, कि जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकित होने के लिए रखा जाता है तो पदार्थ के भीतर उसके संपूर्ण आयतन में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। इस प्रकार पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न हुआ चुंबकीय आघूर्ण ही क्या कहलाता है? चुंबकन की तीव्रता कहलाता है। सिंपल सा था, ठीक है। तो मैं परिभाषा लिख देता हूं इसकी।
जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकन हेतु रखा जाता है तो पदार्थ के भीतर नेट चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है एवं पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण ही क्या कहलाता है? चुंबकन की तीव्रता। चुंबकन की तीव्रता कहलाता है। अब थोड़ा ये समझिए कि इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो अगर मैं परिभाषा के अकॉर्डिंग बोलूं कि पदार्थ के संपूर्ण आयतन V में उत्पन्न हुआ चुंबकीय आघूर्ण कितना हो? कैपिटल M हो। तो एकांक आयतन में उत्पन्न हुआ चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? कैपिटल M डिवाइडेड बाय V, है ना। प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण या उत्पन्न हुआ चुंबकीय आघूर्ण डिवाइडेड बाय क्या बच्चों? आयतन। यही होगा। ये किसका फॉर्मूला है? चुंबकन की तीव्रता का। तो चुंबकन की तीव्रता को प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल I से। वैसे अलग अलग किताबों में इसको प्रदर्शित करने का तरीका वैसे अलग है, लेकिन अभी अपन RBSc के अकॉर्डिंग चले तो फिर ये I से प्रदर्शित होता है ना। और ये क्या होता? M नेट चुंबकीय आघूर्ण, और उसमें भाग लगेगा किसका? आयतन का। ठीक। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों ये जो राशि है ये सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है, कैसे डिस्कस करके बताएंगे? तो हमने बोला कि सर हमें ये पता रहता है कि जो चुंबकीय आघूर्ण है वो सदिश राशि है और उसकी दिशा चुंबक के दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, हमें ये पता है। ठीक है। तो अगर ये सदिश राशि है और सदिश राशि में अदिश राशि का भाग लगे, कुछ गौर करो, कुछ ऐसा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, और इसमें अदिश राशि का भाग लगे, लेट सपोज करो मैं 3 का भाग लगा दूँ। बताओ भी 3 का भाग लगाने पर क्या मिलेगा? 3/3 मतलब i कैप प्लस 2/3 j कैप प्लस 5/3 k कैप। बताओ ये राशि कैसी है? सदिश है या अदिश है? आंसर है सदिश है। ठीक है। तो इसका मतलब सदिश में अदिश का भाग लगाने पर सदिश राशि ही प्राप्त होती है। सिंपल सा लॉजिक भी बन गया। ठीक। तो हम कह सकते हैं कि ये राशि कैसी है बच्चों? एक सदिश राशि है। ठीक। और इसकी दिशा किसकी दिशा होगी? तो हम बोलते हैं जो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होगी वही चुंबकन की तीव्रता की दिशा होगी। ठीक है। तो अगर राशि पूछी जाए कि ये राशि कैसी है, आपका आंसर होना चाहिए सदिश राशि। और दिशा तो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा कहां से कहां की ओर होती है? आंसर है दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, हो गया सिंपल। चलिए अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट मात्रक और विमा की बात करते हैं। तो फॉर्मूले से मात्रक आसानी से निकल जाता है जहां तक मैं मानता हूं। चुंबकीय आघूर्ण का अगर आप मात्रक समझें तो वो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, यही होता है। और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। भाग लगाओ भाई, क्या हुआ? एम्पियर प्रति मीटर। किसका मात्रक है? आंसर है चुंबकन की तीव्रता का मात्रक है। फिर विमा की बात करते हैं। विमा क्या होगी? देखिए विमा बहुत सिंपल सा है। एम्पियर का आप क्या लिखते हो? A1, नीचे लंबाई है L1, और L1 को अगर मैं ऊपर लेकर के जाऊं तो L की पावर क्या हो जाएगा? -1। विमा क्या हो गई? L-1 A1। ठीक है, हो गया काम, इतना ही तो था। उम्मीद करता हूँ ये परिभाषा बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ गई होगी। ऑलराइट, अब अगली परिभाषा के ऊपर चले हैं।
तो ये उतार लीजिएगा बच्चों। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास में चुंबकन क्षेत्र। देखो बच्चों, चुंबकन क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा सा अलग अलग ही समझें इन्हें। चुंबकन क्षेत्र जो है बच्चों वो धारा पर निर्भर करता है। धारा का मान बढ़ाओ, चुंबकन क्षेत्र बढ़ जाएगा। धारा का मान कम करो, चुंबकन क्षेत्र कम हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब ये क्या चीज़ है तो परिभाषा में सिंपल कर देता हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और इसे कहा जाता है चुंबकन क्षेत्र, प्रदर्शित किया जाएगा H से। और मेरे हिसाब से 7वें चैप्टर में मैंने आपको बताया था H। कहाँ से बताया था? चलो, एम्पियर का नियम याद है? B.ds लिखूं या B.dl लिखूं? B.dl, सर्किट लॉ है ना, एम्पियर का परिपथीय नियम बराबर क्या था बच्चों? म्यू नॉट समीशन आई। था नहीं था? ऐसा था। फिर इसको अपन जब सॉल्व कर रहे थे और आगे मैंने बताया होगा आपको, तो इसको H.dl भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर ये चेंज हो जाएगा, म्यू नॉट हटाओ यहाँ से। ऐसा ही था। क्यों? क्योंकि म्यू नॉट का भाग लगाया था। मैंने बताया था आपको B/म्यू नॉट क्या होता है बच्चों? H होता है। ये B को चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं और चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन भी B को बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र भी B को बोलते हैं। जबकि ये जो H है इसे चुंबकन क्षेत्र बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक, अब ये क्या चीज़ है बच्चों वो समझिए। तो इसको अगर हम परिभाषा में डालें तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ के चुंबकन के लिए उसे जिस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है उसे ही क्या कहते हैं? चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। वापस से ये सदिश राशि है। ठीक है, चलिए वो डिस्कस करेंगे अभी। ये क्या चीज़ है बच्चों? एक तरीके से चुंबकीय क्षेत्र ही है। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र? वह चुंबकीय क्षेत्र जो पदार्थ को चुंबकित करते हैं। ठीक है, तो कोई भी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो किसी पदार्थ को चुंबकित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। इसे H से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब ये H कहाँ से आया? तो देखो यहाँ से मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ। H बराबर क्या होता है बच्चों? B/म्यू नॉट। ये निर्वात में, ये कब? निर्वात में। तो निर्वात में फिर चुंबकीय क्षेत्र को B0 लिखा जाना चाहिए, है ना। और अगर मैं माध्यम की बात करूं तो यही H क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर क्या लिख दें? B/म्यू लिख दो आप। और ये किसके अंदर? माध्यम में। आप B0/म्यू भी कर सकते थे, लेकिन कोई उसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। आप यहाँ पे B/म्यू नॉट कर दो और यहाँ पे B/म्यू कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये राशि कैसी है? चुंबकन क्षेत्र। आंसर है सदिश राशि। क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र खुद एक सदिश राशि थी। ठीक है, तो हमने लिखा ये अगर राशि की बात की जाए तो ये राशि कैसी है? आंसर है सदिश है। इसका एक और फॉर्मूला बन सकता है। कैसे बन सकता है? चलिए, मैं अगर परिनालिका की बात करूं बच्चों, तो परिनालिका के लिए आपको B पता है। अक्ष पर क्या होता है? म्यू नॉट स्मॉल n इंटू आई होता है। ठीक, फिर यहाँ पर अगर हम बात करें B में किसका भाग लगाएं? म्यू नॉट का भाग लगा दो निर्वात के लिए। तो यहाँ पर B/म्यू नॉट करो,
मतलब ये म्यू नॉट इस तरफ लेकर के आओ तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू आई हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, h हो जाएगा निर्वात वाला n इंटू आई। ठीक है, मैंने आपको भी यही बताया था कि ये जो चुंबकन क्षेत्र है वो किस पे निर्भर करता है, धारा पर निर्भर करता है। ठीक है ये बात। चलिए, अगर ये धारा पर निर्भर कर रहा है तो इसका मात्रक क्या बनाओगे, तो स्मॉल n समझिए एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, फेरों की संख्या नहीं, क्या भाई, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो इसको हम क्या से लिखते हैं, n बटा l इंटू आई, ऐसा ही लिखते हैं। चलिए, अगर मैं यहाँ से मात्रक निकालने की कोशिश करूँ तो फेरों की संख्या का कोई मात्रक नहीं होता, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और लंबाई का मात्रक आप सभी को पता है, सर्वविदित है मीटर। तो एम्पियर प्रति मीटर, वही जो कि चुंबकन की तीव्रता का मात्रक था, एम्पियर प्रति मीटर। तो यहाँ से ध्यान में रखिएगा कि इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर होता है। तो विमा क्या हो जाएगी, L-1 A1, यही तो इसकी विमा होगी। चलिए, तो पता चल गया चुंबकन क्षेत्र। फिर स्टार लगा करके लिख लीजिएगा इस बात को कि यह विद्युत धारा पर निर्भर करता है, प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर करता है। ठीक है, इस चीज को लिखना ही है कि चुंबकन क्षेत्र प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो चुका है हमारे पास में क्या, चुंबकन क्षेत्र। बहुत इजी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक, चुंबकीय प्रवृत्ति, इसे लिखेंगे बच्चों काई एम। देखो, ऐसा चीज आपको याद होगी, क्या याद होगी बच्चों, आपने इसकी जगह वैद्युत प्रवृत्ति पढ़ रखा है, काई ई, है ना, 4th चैप्टर में आपने पढ़ रखा है। यहाँ पर चुंबकीय प्रवृत्ति है, इसलिए काई एम पढ़ेंगे इसे। अब ये क्या चीज़ है, तो इसके लिए एक लॉजिक अपन यूज़ करते हैं। क्या भाई बच्चों, अपन ने एक चुंबकन क्षेत्र है, और उस चुंबकन क्षेत्र में यदि किसी पदार्थ को रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, चुंबकित हो जाएगा। अब चुंबकित होगा, इसका मतलब उसके एकांक आयतन में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। सीधी सी बात है, उसके अंदर एक नेट चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होने वाला है। और ये जो एकांक आयतन में उत्पन्न होने वाला चुंबकीय आघूर्ण है ना आई, वो किसके समानुपाती है, चुंबकन क्षेत्र के। चुंबकन क्षेत्र को बढ़ाओ तो उसका चुंबकीय आघूर्ण भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अरे सीधी सी बात है, चुंबकन क्षेत्र को बढ़ाएंगे तो वो जो क्या कहते हैं, द्विध्रुव जो हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या होंगे, अपने आप को संरेखित करेंगे। ठीक है, तो इसको अपन ऐसा समझें, कुछ इस तरीके से इसे लिखा जाए कि जब किसी पदार्थ को किस में रखा जाता है, चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, तो वह चुंबकित हो जाता है। ठीक है, इतना तो। फिर आगे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि अल्प चुंबकन क्षेत्र में, अल्प चुंबकन क्षेत्र में पदार्थ के चुंबकन की तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता मतलब आई, चुंबकन क्षेत्र के क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखें। इसका मतलब ये है, चुंबकन की तीव्रता आई समानुपाती है किसके, चुंबकन क्षेत्र के। चुंबकन क्षेत्र बढ़ाओगे तो चुंबकन की तीव्रता भी बढ़ जाएगी, और अगर ये बढ़ जाएगी और इस समानुपाती को हटाएं तो समानुपाती किस तरह लगाएं, वो है बच्चों काई एम इंटू एच।
तो फिर का एम क्या हो गया, आई बटा एच हो रहा है नहीं हो रहा है, बताओ भाई, आ रहा है नहीं आ रहा है। चलिए अब थोड़ा समझें। अगर मैं छोटी सी परिभाषा बोलूं तो आई में किसका भाग लगा रहे हैं, एच का। इसका मतलब चुंबकन की तीव्रता एवं चुंबकन क्षेत्र का अनुपात ही चुंबकीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। परिभाषा बहुत सिंपल हो गई। क्या लिखना है, चुंबकन की तीव्रता एवं चुंबकन क्षेत्र का अनुपात चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाता है। ठीक है, परिभाषा हो गई। चलिए अब ये आई बटा एच कैसे याद रख सकते हैं, तो आप इसे कुछ ऐसा याद रख सकते हैं, इंस्पेक्टर और हवलदार। इंस्पेक्टर की रैंकिंग हाई होती है इसलिए ऊपर हो गया, हवलदार की रैंकिंग क्या होती है, कम होती है इसलिए वो नीचे आ गया। तो इंस्पेक्टर बटे हवलदार काइयासी काइयासी। ठीक है, मारवाड़ी में अगर इसको हम बोलेंगे इंस्पेक्टर में हवलदार का भाग दोगे तो काइयासी। ठीक है, ऑल राइट। चलो तो ये पता चल क्या होगा। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि इसका मात्रक और ये राशि कैसी, तो देखा जाए तो चुंबकीय प्रवृत्ति एक टेंसर राशि है, प्रदिश राशि है, तो अपन उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करेंगे, वो खैर हमारे बुक में दे भी नहीं रखा। प्रदिश के बारे में तो वैसे डिस्कशन कर ही नहीं रखा, तो वो छोड़ो। लेकिन अगर हम बात करें मात्रक की, तो इसका मात्रक क्या आएगा बच्चों, आंसर है इसका मात्रक एम्पीयर प्रति मीटर, इसका मात्रक भी एम्पीयर प्रति मीटर। तो मात्रक से मात्रक तो कट गया, दोनों का समान था। ठीक है, अगर समान था तो फिर ये क्या हो जाएगा, मात्रकहीन हो जाएगा। अगर मात्रकहीन है तो आपको मेरे हिसाब से विमा भी पता चल रही होगी, ये क्या है, विमाहीन है। और अगर कोई राशि विमाहीन होती है तो उसकी विमा कितनी लिखी जाती है बच्चों, 1 लिखी जाती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पता चल गया, चुंबकीय प्रवृत्ति डन हो गया होगा बच्चों, ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक, अब इसके बाद में हम बात कर रहे हैं बच्चों चुंबकीय पारगम्यता की। नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकीय पारगम्यता, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, है ना। इसे चुंबकीयशीलता भी बोल सकते हैं या चुंबकशीलता भी बोल सकते हैं। किससे प्रदर्शित किया जाता है बच्चों, म्यू से। तो आप तो बोल रहे हो सर ये तो पढ़ चुके। चलिए परिभाषा कब बताई मैंने म्यू की, नहीं बता रखी। क्या होगा बच्चों, देखिए किसी पदार्थ से जितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर सकती है, अर्थात किसी पदार्थ से चुंबकीय बल रेखाओं के गुजरने की जो क्षमता है, उस क्षमता को ही क्या कहते हैं, चुंबकीय पारगम्यता। यदि किसी पदार्थ से ज़्यादा चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी तो हम बोलेंगे उसकी चुंबकीय पारगम्यता ज़्यादा होगी। यदि उससे कम चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी तो हम बोलेंगे उसकी चुंबकीय पारगम्यता कम है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। तो हम क्या कहेंगे बच्चों, वो समझिए, किसी पदार्थ से चुंबकीय बल रेखाओं के गुजरने की क्षमता ही चुंबकीय पारगम्यता कहलाती है। ठीक है, फिर इसके बाद में इसे और कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है, तो बच्चों निर्वात में हम इसे लिखेंगे। अगर निर्वात की बात की जाए तो निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता क्या होगी, निर्वात में तो इसे म्यू नॉट लिखते हैं, और माध्यम में अगर यूज़ करें तो माध्यम में हम इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको अभी थोड़ी देर पहले पता हो तो हम कुछ ऐसा लिख रहे थे, B बटा म्यू बराबर H। ठीक है, इसका मतलब B बराबर म्यू H, इस चीज़ को ध्यान में रखें। और यहाँ से मैं अगर फॉर्मूला निकालूँ तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, B बटा H। ठीक, अब B को क्या लिखते हैं, तो हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। इसे चुंबकीय प्रेरण भी कहा जाता है, और ये होता है चुंबकन क्षेत्र। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि
चुंबकीय प्रेरण एवं चुंबकन क्षेत्र का अनुपात ही चुंबकीय पारगम्यता कहलाता है। ये भी सत्य बात है, ठीक है। चलिए, एक होता है म्यू आर। वो म्यू आर कहाँ से आता है बच्चों? वो उसे बोलते हैं आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता, अपन ने वैसे डिस्कस कर रखा है, ठीक है। और ये क्या होता है? म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू बराबर क्या होता है? म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है। तो ये बात ध्यान में रखें। ये क्या होगा? म्यू आर को क्या बोलते हैं? आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता। अब देखो, एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। ये जो चुंबकीय पारगम्यता है बच्चों, ये कभी भी माइनस की नहीं होती। ये जो आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता म्यू आर है ना, ये तो कभी माइनस का होता ही नहीं है। इस बात को ध्यान में रखें। इसका मान सदैव 0 से ज़्यादा ही होगा। 1 से कम हो सकता है, कुछ के लिए 1 से बहुत ज़्यादा होगा, कुछ के लिए 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन इसका मान कभी भी माइनस का नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्या भाई? कि चुंबकीय पारगम्यता का मान किसी पदार्थ के लिए ऋणात्मक नहीं हो सकता, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखें। ये सदैव क्या होती है बच्चों? धनात्मक ही होती है। तो ये दिमाग में रह जाएगा मेरे हिसाब से। इसका मात्रक अपन वैसे भी पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, तो डन है इतना। ऑलराइट, ये वो परिभाषाएं थी जो कि यूटिलाइज होती हैं बच्चों, है ना। अब हमने कुल मिलाकर के कुछ एक फॉर्मूला पढ़ लिए हैं और उन फॉर्मूलाज से एक रिलेशन निकालने वाले हैं। विभिन्न चुंबकीय राशियों के मध्य संबंध। नेक्स्ट हेडिंग, रिलेशन अमंग वेरियस मैग्नेटिक क्वांटिटीज। तो उसके लिए आपको वैसे फॉर्मूला पता होने चाहिए। मैं एक बार साइड में लिख देता हूं जो अपने फॉर्मूला डिस्कस किए हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा चुंबकन की तीव्रता I। इसका फॉर्मूला जो मैंने आपको पढ़ाया वो था m नेट बटे v। फिर हमने पढ़ा H मतलब चुंबकन क्षेत्र को, और इसका फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ b बटा म्यू माध्यम में और b बटा म्यू नॉट निर्वात में, ठीक। फिर हमने पढ़ा काई m, इसका मतलब चुंबकीय प्रवृत्ति, और ये होता है इंस्पेक्टर बटे हवलदार, ठीक है। मतलब चुंबकन की तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र का अनुपात। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा चुंबकीय पारगम्यता म्यू, और ये होती है म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ठीक। तो ये फॉर्मूलाज हमने आज डिस्कस किए, इन परिभाषाओं को आज हमने पढ़ा। देखिए अब कैसे काम करेंगे। तो टॉपिक क्या है हमारे पास में? विभिन्न चुंबकीय राशियों के मध्य संबंध। अब ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि 2 नंबर का डेरिवेशन है ये बच्चों, है ना। ये चैप्टर खुद 3 नंबर का है आरबीएससी के इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, और खुद 2 नंबर का ये डेरिवेशन है जो कि मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। अगर नहीं पूछा जाता तो फिर आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। देखिए क्या होता है वो समझिए। लेट्स सपोज करो बच्चों, आपके पास में एक परिनालिका है ना। क्या है हमारे पास में? एक परिनालिका है जिसमें कितनी धारा जा रही है? आंसर है I धारा जा रही है, और बीच में निर्वात है, कोई माध्यम नहीं है। तो प्रारंभ में जब इसमें I धारा जा रही थी तो परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B, और वो भी निर्वात वाला, तो B नॉट लिख सकता हूं मैं उसे, ठीक। ये कितना है बच्चों? आंसर है म्यू नॉट इंटू स्मॉल n इंटू I, इतना है। अब यदि इसे परिनालिका के भीतर किसी चुंबकीय पदार्थ को रख दिया जाए तो क्या होगा? वो चुंबकीय पदार्थ चुंबकित होगा।
चुंबकीय पदार्थ चुंबकित होगा तो फिर ये खुद एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगा, क्योंकि हम लोह चुंबकीय पदार्थ मान करके चल रहे हैं एक बार के लिए। ठीक है, अब खुद चुंबक की तरह व्यवहार करेगा तो इसका खुद का चुंबकीय क्षेत्र होगा, है ना। तो इस लोह चुंबकीय पदार्थ का भी एक खुद का चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। आंसर मान लीजिए B1। तो ये वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है B1, ये निर्भर करता है कि इसमें कितना नेट चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ। अगर चुंबकीय आघूर्ण ज़्यादा उत्पन्न हुआ तो इसका खुद का चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर चुंबकीय आघूर्ण कम उत्पन्न हुआ तो फिर इसका चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। तो हमने बोला कि ये वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है B1, जो इस पदार्थ का स्वयं का बन रहा है, ठीक, वो निर्भर करता है चुंबकन की तीव्रता पर। नेट चुंबकीय आघूर्ण मतलब चुंबकन की तीव्रता से रिलेटेड हो गया। ठीक, जबकि ये जो निर्वात वाला था वो आप कह सकते हैं कि वो किसके समानुपाती, H के। Ni को क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो पता चल गया, दो तरीके से अपन इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एक प्रणालिका है जिसके अंदर किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को रखा जा रहा है, इस सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें दो तरीके के चुंबकीय क्षेत्र देखे जाएंगे, और चुंबकीय क्षेत्र को मैं चुंबकीय प्रेरण लिखूंगा यहां पर। तो हमने लिखा माना किसी धारावाही प्रणालिका के अक्ष पर निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र B0 है। ठीक, और आप ब्रैकेट में लिख दो, ये वाला B0 जो है वो किसके लिए है, H के लिए है। ये बात ध्यान में रखें। फिर जब प्रणालिका के भीतर किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को रखा जाता है तो वह क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है, एवं इस पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र, इस पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र मतलब B1 चुंबकन की तीव्रता I पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अब दो चुंबकीय क्षेत्र हुए, एक तो निर्वात वाला और एक उस पदार्थ का। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, दोनों का योग होना चाहिए। ठीक, अतः परिणामी चुंबकीय प्रेरण या फिर चुंबकीय क्षेत्र, बातें की है, क्या होगा, आंसर है बी रिजल्टेंट बराबर क्या होना चाहिए, निर्वात का प्लस उस पदार्थ के कारण। ठीक, अब निर्वात वाला क्या होगा, तो हम बोलते हैं समानुपाती H, मतलब μ0 H के लिए। तो ये लिखा जाएगा Br बराबर μ0 इंटू H। और दूसरा वाला क्या था, तो हम बोलते हैं चुंबकन की तीव्रता के लिए था, तो इसको लिखा जाएगा μ0 I। ठीक है, तो ये तो था, ये कुछ B1 ध्यान में रखिएगा, B1 जो है वो समानुपाती है किसके, I के, तो हम लिखते हैं B1 बराबर μ0 I। ठीक,
अब यहाँ से अगर हम इसे थोड़ा सा और आगे की ओर समझते हैं बच्चों, तो आप चाहें तो यहाँ से आप म्यू नॉट को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस स्टेप को थोड़ा सा आगे और समझिए। आगे कैसे समझे, तो हम बोलेंगे कि एक क्वांटिटी हमें पता है, क्या भाई, ये चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है भाई, काई एम बराबर आई बटा एच। तो मैं लिख रहा हूँ हमें ज्ञात है काई एम बराबर इंस्पेक्टर बटे हवलदार। तो यहाँ से आई मतलब चुंबकन की तीव्रता क्या हो जाएगी, काई एम इंटू एच। आएगी नहीं आएगी, यही आएगी। बताओ भाई, यूज़ कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा बच्चों, म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट काई एम इंटू एच। ठीक है, अब बताओ भाई कॉमन क्या आ रहा है, म्यू नॉट एच आ जाएगा। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एच को कॉमन लिया, यहाँ पर आया 1 और यहाँ पर आया काई एम बराबर क्या, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। अब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कैसा भाई, उस परिनालिका में क्या आ गया है, माध्यम आ गया है। माध्यम आने पर परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बताओ भाई, लिख मत देना, मैं आपको बता रहा हूँ साइड में। माध्यम के कारण म्यू एन आई हो जाएगा, क्या होगा, नहीं होगा। एन आई को क्या लिखते हैं, एच लिखते हैं, नहीं लिखते, तो इसको म्यू एच नहीं लिख सकता हूँ क्या, माध्यम के कारण चुंबकीय क्षेत्र पता चल गया ना। तो हम बोलेंगे कि बी रिजल्टेंट कितना है, म्यू इंटू एच, माध्यम के कारण बराबर में क्या बच्चों, म्यू नॉट एच 1 प्लस काई एम। चलो भाई, एच से एच कैंसिल। तो ये ध्यान में रखिएगा, म्यू बराबर होता है म्यू नॉट 1 प्लस काई एम। इम्पॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। फिर हमें म्यू भी पता है, क्या भाई, म्यू नॉट इंटू म्यू आर बराबर क्या भाई, म्यू नॉट 1 प्लस काई एम। तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, तो म्यू आर बराबर क्या बच्चों, 1 प्लस काई एम। बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बहुत अच्छी सी बात बताता हूँ। ये क्वेश्चन जो है बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, हमारी बुक के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे रखा है कि मुक्त आकाश की चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है मुक्त आकाश की चुंबकीय पारगम्यता कितनी होती है। तो ये बात ध्यान में रखो, मुक्त आकाश मतलब निर्वात, ठीक है। निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता बच्चों म्यू नॉट होती है, सभी को पता है। तो अगर मैं कुल चुंबकीय पारगम्यता की बात करूं तो वो कितनी होनी चाहिए, म्यू नॉट के बराबर होनी चाहिए, मुक्त आकाश की अर्थात निर्वात की। फिर म्यू को क्या लिखते हैं, म्यू नॉट इंटू म्यू आर बराबर क्या बच्चों, म्यू नॉट। म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, तो म्यू आर बराबर क्या आएगा, 1। तो निर्वात की आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता, ये आपेक्षिक ही है ना, तो निर्वात या फिर मुक्त आकाश की, समझ लो इस चीज को, बहुत अच्छा सवाल है ये, कि मुक्त आकाश की, मुक्त आकाश फ्री स्पेस निर्वात की चुंबकीय आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता कितनी होती है, 1 होती है। अगर आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता इतनी है तो फिर चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होगी, यहाँ पर 1 रखो, तो 1 बराबर 1 प्लस काई एम, 1 से 1 कैंसिल, तो काई एम का मान कितना, 0। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि मुक्त आकाश की चुंबकीय पारगम्यता 1 और चुंबकीय प्रवृत्ति 0 होती है। ठीक है ये बात। चलिए, ये सवाल हुआ। अब इसके बाद में एक और सवाल समझिए। आपने कभी मेसनर प्रभाव पढ़ा है? मेरे हिसाब से वो 5वां चैप्टर था जिसमें हमने मेसनर प्रभाव को डिस्कस किया है। हम बोलते हैं कि मेसनर प्रभाव के अंतर्गत, या फिर मेसनर प्रभाव कब पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं जब सुपर कंडक्टिविटी है ना, अति चालकता की अवस्था। अति चालकता की अवस्था में पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाता है, 0। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाने के कारण आगे वाला टॉपिक पढ़े, मतलब उससे हमें क्या पता चलता है कि अतिचालक पदार्थों के लिए ये म्यू आर और काई एम कितना होना चाहिए, वो हम पढ़ रहे हैं।
ये मुक्त आकाश के लिए पता चल गया ना आपको? तो ये बात ध्यान में रखना, अतिचालकता की अवस्था में चुंबकीय पदार्थों के भीतर पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है। यही मेसनर प्रभाव है। ठीक है, चलिए अब क्या है वो देखिए। तो हम बोलते हैं अतिचालकों हेतु चुंबकीय क्षेत्र B का मान कितना? 0 होना चाहिए। अगर चुंबकीय क्षेत्र B का मान 0 है तो इसका मतलब म्यू का मान भी कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर म्यू का मान 0 है तो इसका मतलब म्यू नॉट इंटू म्यू आर बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, अब मेरे को बताओ क्या म्यू नॉट का मान शून्य होता है? आंसर है नहीं होता, संभव ही नहीं है। इसका मतलब किसका मान? आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता का मान शून्य होता है। ठीक है, अतिचालकों के लिए आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता अगर 0 है तो फिर चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी? म्यू आर की जगह उसका फॉर्मूला रखो 1 प्लस काई एम बराबर 0। तो इसका मतलब काई एम बराबर कितना हो गया? -1। ध्यान में रखिएगा, अतिचालक पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक 1 होता है। ठीक, अब ये आगे हम पढ़ेंगे कि फिर इसका मतलब है अतिचालक पदार्थ कैसे होंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में आएंगे। चलो वो बात की बात है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। 2 बहुत अच्छे सवाल मैंने बच्चों आज आपको बता दिए हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बच्चों इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप वीडियोस लगातार देख रहे हैं बच्चों, मैं हमेशा कहता हूँ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए। चलिए, हैव अ गुड डे बच्चों।